मौत एंड नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक नया जन्म होती है। वो लड़की जो कब्जा मारी आज वापस आई है फियरलेस, नया चेहरा, पुरानी यादें और एक सच जो छुपाया गया था। ये सिर्फ रीबर्थ नहीं, ये है बदले और राज की शुरुआत। 1 महाराष्ट्र वीरपाट। अरे रे, देखो चली गई ना लाइट्स। मैंने पहले ही कहा था मैथिली तुझे, तू कॉलेज से आते टाइम वो क्या कहते हैं, मोमबत्ती लेकर आइयो, पर नहीं कहा बात सुननी होती है तुझे मेरी। इस लाइट्स का भी हो सत्यानाश। लाइट्स को गालियां देकर अपनी मन की भड़ास शात की। एक औरत अंधेरे में ही इधर उधर ढूंढते हुए टेबल से टकराते हुए बची, और भर भर के गालियां उसे भी दे दी। बिजली का बिल तो टाइम से ना भरो तो वो कट कर चले जाते हैं लोग, पर वक्त बे वक्त जो लाइट्स चली जाती है उसका क्या। तभी पीछे से एक लड़की की धीमे स्वर में आवाज सुनाई दी, अंडरस्को 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 मम्मी आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ जाती है, आपको दूसरी भी बेटी है ना। फिर से वो औरत वैसे ही, हाँ वो तो महारानी ही पैदा हुई है, मुझ पर दया जो कि जो वो हुई है ना, पर अकल नाम की थोड़ी भी चीज नहीं है। उसमें मुंबई भेजा किस लिए था, और देखो बेटी क्या बनकर आ गई है। हमारी तो किस्मत फुट गई, हमने सोचा था लड़की नाम रोशन करेगी हमारा, वहां जाकर किया, पर कैसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई है लड़की। और कृहती क्या है, बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। ममा काहे की ममा हमारी संस्कृति भूल गई बस 2 साल में, जहाँ बचपन से पली बड़ी वहाँ का ही रहन सहन भूल गई लड़की। अड़ोस पड़ोस के लोग कई बातें करते हैं, सुनाई भी दिया या नहीं, ऐसे कई सारी बातें वो औरत करने लगी। तभी मैथिली लाइट्स का स्विच ढूंढकर जो उस मम्मी ने गलती से बंद कर दिया था उसे ऑन कर दिया। अब कहीं जाकर सुमित्रा महाजन, उनकी जान में जान आ गई थी। सुमित्रा महाजन मैथिली ममता की मम्मी, 2 बेटियां हैं उनकी, एक लास्ट ईयर में है और दूसरी जो बड़ी है वो मुंबई में किसी बड़ी कंपनी में जॉब करती है, 2 साल से जो मैथिली से बड़ी है। ममता अपने रूम से बाहर निकल कर आती है, शॉर्ट्स पहने, ऊपर एक टी शर्ट। ये देखकर तो सुमित्र जी और एक बार शुरू हो गई, हे भगवान ये दिन देखने से पहले उठा क्यों नहीं लिया हमें तुमने। तभी मैथिली मम्मी बस भी करो ना, अब कितना सुनाओगी, दी को जाने दो। सुमित्रा जी जाने दो कैसे, ये पागल लड़की अंडरस्को इस वजह से नाक कट गई है, हमारी क्या इज्जत रह गई, लोग क्या कहेंगे। देखो एक समय में जो महाजन परिवार यहाँ की सबसे नामचीन फैमिली थी, उनकी बेटी देखो अब तो अपनी ही संस्कृति ही भूल गई है, जिसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। पता है ना हमारे पहले लोगों का यहाँ कितना नाम था, हमारी 5 पीढ़ियाँ यही गई है। और वो तो छोड़ ही दो, जो बाकी रिश्तेदार हो वो क्या कहेंगे। सामने खड़ी लड़की ने, मम्मी आप क्यों इतने ताने मार रही है, बस कपड़े ही तो पहने हैं। तभी सुमित्रा जी चिल्लाकर, बात हाँ हम पर एहसान जो किया है, अंडरस्को वो भी नहीं पहने तो चलता। वही खड़ी मैथिली को हंसी आ गई अपनी माँ की इस उटपटाक बातों पर, वो हंसी रोक ही नहीं पा रही थी अपनी टर। वही ममता घुरकर, मैथिली तो कभी अपनी माँ को देखकर जनर से डोर पटकर अंदर चली गई थी। ऐसे तैसे रात भी बीत गई, ममता बिना खाना खाए ही सो गई, पर उसके मन में नाराजगी बैठी रही थी। दूसरे दिन सुबह के 11 बज गए थे। मैथिली अपनी बहन के रूम का डोर नोक, दी प्लीज डोर खोला, यार मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ दी मेरा सारा सामान वही है, दे दो ना एक बार। वो बस चली गई ना तो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। वही कब से चुपचाप बैठ लड़की उठी और डोर खोल दिया। मैथिली ने अंदर जाते ही वहां रखा कपाट खोलकर अपना सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपनी दी की ओर देखकर, दी क्या आप चलोगी, आज हमारा एनुअल फंक्शन डे है, क्या चलना है आपको। ममता स्माइल कर, हाँ हाँ मैं चलूंगी, और रेडी होने लगी। दोनों बहनें आधे घंटे में ही दोनों बहनें बस स्टैंड पर खड़ी थी। कल की अपने माँ की कड़वी बातों से नाराज, और ममता ने पहले की तरह ही वो अंडरस्को पुराना कपड़े पहन लिए थे। दोनों भी सगी बहनें, पर दोनों में सबसे खूबसूरत मैथिली ही, बिल्कुल नाम की तरह नीली आंखें, अंडरस्को भूरे बाल, लंबी हाइट, जो ममता से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और होशियार भी, सबके दिलों में जगह बनाने का काम बड़ी आसानी से करती है ये लड़की। दोनों भी कॉलेज जा पहुंची तो सब लोग मैथिली के साथ आए, उसकी बहन का हालचाल जानने लगे थे। मैथिली महाजन सबसे पॉपुलर लड़की कॉलेज की पाए और सारी एक्टिविटी में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसका जवाब नहीं था। एनुअल फैक्शन डे कॉलेज को बेहद ही खूबसूरत तरह डेकोरेट किया गया था। इन लास्ट ईयर के स्टूडेंट को बाय करने के लिए सारे तरफ अलग अलग नई ड्रेस पहनी लड़कियां बेहद एट्रैक्टिव लग रही थी, और लड़के भी अंडरस्को वो भी कम थोड़े ही ना थे। HMS कॉलेज बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग था ये कॉलेज। पता नहीं पर किसी बड़े उद्योगपति ने अपना काला पैसा दबाने के लिए यहाँ शुरू किया था। यह की सारी फैमिली और ही बढ़िया थी, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए थे। क्या यहाँ के टीचर भी तो बाहर से या उसी क्षेत्र में बड़े गोल्ड मेडलिस्ट थे। सबकी शिक्षा अच्छी थी। वही अफवाह थी पर किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी वहाँ कुछ भी। बहुत बड़े एरिया में ये बनाया गया था। वही दूर से आ रहे लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था अच्छी थी, फीस भी अच्छी खासी थी, और यहाँ मैथिली का नाम स्कॉलर होने की वजह से आया था। यहाँ एक रूल ये भी था कि इन सब में जो 40 लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते, वो लोग 3 साल तक मुफ्त में पूरा एजुकेशन चढ़ सकते थे। बस यहाँ करीब 1000 छात्र की व्यवस्था थी रहने की, बाकी बाहर से आ जा सकते थे। आज बोला भी जा रहा था इस कॉलेज का ट्रस्टी आज यहाँ आने वाले था फंक्शन में, किसी ने उसे आज तक देखा नहीं था। दूसरी तरफ
मुंबई, ओबरॉय मैंशन। सम्राट, तेरा बेटा तेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। कैसे संभालेगा वो इस चिया को? रमेश ओबरॉय ने अपने कड़क शब्दों में सामने सर नीचे झुकाए सम्राट ओबरॉय से सवाल किया। हॉल में करीब 10 लोग मौजूद थे, पर किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं थी। रमेश ओबरॉय के आवाज और नाम में ही इतना रुतब था कि खड़े खड़े लोग भी डर से कांपने लग जाते थे। ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ओनर, जिन्होंने अपनी खून पसीने से ये कंपनी खड़ी की, उनकी अपार मेहनत का ही नतीजा था ये ओबरॉय इंडस्ट्रीज कंपनी खड़ी हो चुकी थी। आज उसके साथ खड़े रहने लायक एक भी कंपनी यहाँ मौजूद नहीं थी। मुंबई के बिजनेस की दुनिया में ओबरॉय इंडस्ट्रीज का रुतबा बहुत बड़ा था। ओबरॉय इंडस्ट्रीज के वो अकेले करता धरता थे। उनके करीब 4 बेटे, 1 सम्राट, 2 सोमेश, 3 विराश, लास्ट वाले बेटी और बेटी दोनों भी जुड़वा थे, 4 विनीता और विनीत। ऐसे सब मिलाकर उनकी 5 औलादें थी। वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे होने के कारण उन्होंने अपनी फैमिली इतनी बड़ी बना दी थी। जो अकेलापन उन्होंने जिया था उसे वो अपने अगली पीढ़ी को महसूस नहीं होने देना चाहते थे। सम्राट जी पूरा टाइम सर नीचे कर ही खड़े थे। रमेश जी फैमिली में सबसे बड़े बेटे थे। उस नाते आने वाले वक्त में भी उनका ही बेटा उस हेड चेयर पर बैठने वाला था। आहुति ओबरॉय, रमेश ओबरॉय की बीवी। उन्होंने रमेश ओबरॉय की बात पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। सम्राट, हमने हर्ष के लिए एक लड़की पसंद की है। ये रही उसकी फोटो। एक फाइल से एक फोटो निकालकर सम्राट जी के हाथों में देते हुए वो सबकी ओर देख रही थी। जो सब लोग शोकड एक्सप्रेशन के साथ बस उन लोगों को ही देख रहे थे। सम्राट ओबरॉय की हालत उनसे अलग कहाँ थी, पर इन दो लोगों की बातें जो थी वो पत्थर की लकीर की तरह थी, जो एक बार मुंह से निकल जाए तो और कोई भी गुंजाइश नहीं थी हाँ और ना की। करीब आधे घंटे में यहाँ से सारे लोग चले गए थे। बस बाकी थे रमेश ओबरॉय और उनकी धर्मपत्नी आहुति। रमेश जी स्माइल कर, आपकी बातों में आज भी दम है आहुति। बच्चे आज भी आपके शब्दों के आगे नहीं जा सकते। तो वही आहुति जी माथे पर टेंशन की लकीरें लिए, नहीं साहब ये इतना आसान नहीं है। हमारे बच्चे सुनते हैं वो अलग बात, पर वो लड़का सुनेगा। हमने ये तो तय कर दिया उसकी शादी करने से वो सुधर जाएगा, पर ऐसा ना हो उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाए। अंडरस्को रमेश जी स्माइल कर, आपको नहीं लगता आप अपनी नज़रों को दोष दे रही है या खुद पर ही संदेह कर रही है? आहुति ओबरॉय, नहीं साहब ऐसा नहीं है, बस डर लगता है कैसा आने वाला भविष्य होगा उस लड़की का हम नहीं जानते, पर इतना तो जानते हैं वो उसकी जिंदगी में आएगी तो अंडरस्को बहुत ही ज़्यादा सुधर भी जाएगी हमारी हर्ष की जिंदगी। मेरा क्लब अंडरस्को नाम की तरह ही सारा क्लब में बस मेरे ही चमकते रहते थे। शाम के 7 बज चुके थे और 2 जिप्सी आकर उस क्लब की एंट्रेंस पर रुकी। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से आगे जाकर उस जिप्सी का डोर खोला। एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया जिसकी बगल में एक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की भी थी। वो लोग काफ़ी इंटीमेट पोजीशन में खड़े थे। दूसरी जिप्सी से केतन बाहर आकर, वाह भाई हर्ष, क्या जगह चुनी है आज की पार्टी के लिए, हम तो खुश हो गए। और भी 4-5 लोग, साथ में लड़कियां भी थी। वो पास में खड़ी लड़की उस लड़के के गले में हाथ डालकर फेस ऊपर होठों की ओर बढ़ रही थी, पर वो जा पाती उसके पहले ही हर्ष ने उसे धक्का दे दिया था और वो लड़की नीचे गिर पड़ी। आशीष यार ये क्या किया हर्ष, कोई एक लड़की से इतनी बुरी तरह पेश आता है क्या? हर्ष ओबरॉय इंडस्ट्रीज का होने वाला सीईओ। हैंडसम होट तो था ही, पर थोड़ा सनकी टाइप का भी था। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल था। हाइट 6'03" इंच, काले बाल, रंग गोरा, किसी हीरोकन भी पीछे छोड़ दे। देखने में ऐसी पर्सनैलिटी थी, पर आवारागर्दी करते फिरना ये बुरी आदत लग चुकी थी। उसे बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में सबसे माहिर एक लड़की के साथ रिलेशन में वो करीब 15 दिन से ऊपर नहीं रह सकता था। उनको साथ में घुमाना और बेहिसाब खर्चा करना ये उसकी आदत थी। दौलत थी भी तो उतनी जो वो उड़ाते रहेगा। अपनी मम्माज बॉय था हो तो मम्मी भी अपने बेटे की हर गलती पर पड़ा डाल देती थी। वही सम्राट ओबरॉय बिल्कुल अलग, एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पसंद थे। सबकी रिस्पेक्ट करना उनकी आदत ही थी और नेचर भी। हर्ष उनका इकलौता बेटा था अंडरस्को जिसे सब लोगों ने बड़े प्यार से बड़ा किया था, पर इस लाड ने उसे इतना बिगा दिया कि अब वो हाथ से बाहर जा चुका था। हमेशा सूट पहना बहुत पसंद था, वो भी बचपन से अपने डैड और दादा को देखकर जो बड़ा हुआ था। क्लब के बाहर हर्ष स्माइल कर, ओह तुझे क्यों दर्द हो रहा है आशीष? पता है ना, मुझे बस साथ रहने में इंटरेस्ट है। ऐसे सच में वो सब करने के लिए नहीं समझा, और सामने वाले ने अपनी औकात देख चाहिए। इस हर्ष ओबरॉय को अपने बस में करना किसी के भी बस की बात नहीं है। और अंदर चला गया अपना ब्लेजर और गॉगल्स ठीक करते हुए। बाकी लोग नीचे गिरी लड़की की ओर एक नज़र देखकर अंदर चले गए थे। अंदर जोरों से म्यूजिक सिस्टम बज रहा था। डीजे वाले की आवाज़ से सारा क्लब ही हिल रहा हो यही लग रहा था। ये पूरा क्लब ही ग्लास से बना हुआ था। हर्ष ने बार के सामने ही चेयर खींचकर बैठ गया और वही बैठकर वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया। यहाँ हर्ष का आना मतलब रोज जिम जाने की तरह ही था। जैसे वो रोज जिम जाए बिना नहीं रह सकता था, यहाँ भी वही था। अंडरस्को वो इस क्लब में आए बिना नहीं रह सकता था।
ग्लास में वाइन डालकर एक सीप लिया ही था कि फ़ोन ने रिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो भी इतनी बढ़िया थी कि सब लोगों का ध्यान उसकी ओर ही था। नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। हर्ष के फेस के एक्सप्रेशन ही बिगड़ गए थे। उसने वो कॉल उठा ली और कान पर फ़ोन लगा दिया। कुछ ही देर में उसके फेस के एक्सप्रेशन और भी खराब हो चुके थे। 3 महाराष्ट्र। दूसरी तरफ HMS कोलॉज। बहुत शोर हो रहा था। उनमें एक क्यूट सी आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया था। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह। यही सोनग अपनी आवाज़ में गाकर बालों को सेट कर रही थी। उस नौवारी साड़ी में आज माइथली और भी खूबसूरत लग रही थी। सारी लड़कियां अपना अपना काम करते हुए ये सोनग एंजॉय कर रही थी। क्लासरूम में इस सोनग की आवाज़ से पूरा रूम शांत सा था। बस उस लड़की की मधुर आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने ही सोनग में झूम रही थी, आने वाले कल के बारे में अनजान थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। रूम के बाहर से अंदर आती लड़की बोली, यार माइथली कहाँ रह गई है तू? चल जल्दी, सब लोग तेरा ही नाम ले रहे हैं। और तू है कि यहाँ गा रही है? यार तेरी आवाज़ में तो जादू है। मैं तो कहती हूँ तुझे ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेज देना चाहिए। मतलब तेरी इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर भेजना चाहिए, कोई भी सुने तो बस सुनता ही जाए। यार चल जल्दी, वो आर्ट्स की प्रोफेसर बहुत ही जोरों से तेरा ही नाम ले रही है और तू यहाँ ये गा रही है। तेरी आवाज़ ना बिल्कुल। वो नाम क्या है उस सिगरेट का? यार वो याद नहीं आ रहा है। बाद में जब याद आएगा तब बता दूंगी मैं तुम्हें। फिर बत्ती सी दिखाकर हंसने लगी। नाम वैशाली, अधरे नाम की तरह ही सब कुछ अधूरा छोड़ इनका काम है। इसकी बात सुनकर तो सबकी हंसी निकल गई थी। ये लड़की बड़ी मजाकिया थी जो हर वक्त सबको हंसाती थी। माइथली यार चुप हो जाओ, सब क्यों गंदे जोक मार रही हो? तेरी तो मैं और उस प्रोफेसर की तो मैं अंडरस्को बस। दूसरी फेज मिनल, यार माइथली ये क्या लैंग्वेज है तेरी? और उसे चुप करवाकर अपना बयान बांटने लगी थी। वही जो लड़की बाहर से आई वो टॉपिक पर आते हुए, यार वो हमारे गुरु है। इतनी बड़ी हो गई पर बातें देख कैसी करती हो तुम? ओह तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं, या तुम लोग यहाँ अपने माँ बाप की कमाई दौलत बस उड़ाने आ जाते हो क्या? आंखों पर चढ़ा चश्मे को नोच पर उसी प्रोफेसर की तरह नोक पर लाते हुए एक टीक कर रही थी। तभी दूसरी लड़की ने कहा, यार बस कर, वो सुन लेंगे ना तो सबकी शामत जरूर आ जाएगी। यहाँ ये एनुअल फंक्शन तो नहीं होगा पर लास्ट ईदर सबके ध्यान में अच्छे से रहेगा, इसकी खातिरदारी वो जरूर करेंगे। अगले ही पल सबकी फेस की वो मस्ती चली गई थी। शायद कोई भूत देख लिया हो जो कब से मजाक उड़ रही थी। उनके बोलने के ढंग भी बदल चुका था। सारी लड़कियां हंस पड़ी, सारा रूम हंसी से गुंज गया था। तभी बाहर एक जोर की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? अब माइथली मी यार अंडरस्कोर टॉपिक को चेंज करते हुए, चल चल ये नोट की बंद करो। और उन प्रोफेसर को एक स्माइल पास कर निकल गए थे। एक के बाद एक डांस की बारी शुरू हो गई थी जिसमें सब लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। इन सब में आगे माइथली ही थी। ये बड़ी ही चुलबुली थी जो सबकी नज़रों में आते ही दिल दिमाग में बस जाए। एक से बकर एक लड़कियां मेकअप और कपड़े पहन कर आई थी। इनसे बस ममता ही ऐसी थी जो जल्दी निगाहों से माइथली की ही देख रही थी। माइथली बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसके मुंह में दही शक्कर था, बातों में भी फेस पर एक क्यूट सी स्माइल जो और भी अच्छी लगती थी। खुद से ज़्यादा सबकी खुशहाल जिंदगी उसके लिए ज़्यादा मायने रखती थी। लव लाइफ सबकी उसमें भी सेटअप कराना हो तो वो भी वही देखती थी। सबको हेल्प करना उसका मोटिव ही था। पर खुद इन सब से लाखों दूर थी वो। यार लगता है सारे प्रोफेसर यही आ रहे हैं। तू क्यों यहाँ से निकल कर वहाँ घुस गया जल्दी? और सब लड़कियाँ एक के पीछे एक चली गई थी। पर्दे के पीछे सारी लड़कियाँ एक के पीछे एक खड़ी थी। आगे से पर्दा धीरे धीरे ऊपर हुआ। सेंटर में खड़ी थी। सब लोग बस देखते ही रह जाते थे। ऊपर से माइथली की डांस स्टाइल ने सारा हॉल गुंज उठा था। इतना खूबसूरत डांस जो सबके दिल में बस चुका था। अब तो इस बार ऐसे होने वाला था, सोनक बजते ही सब लोगों को वो डांस करती लड़की ही सामने दिखाई जरूर देती। अब सबकी नज़रें वही स्टेज पर ही थी क्योंकि 4 से 5 सोनक रिमिक्स कर वो डांस था जो बारी बारी सोनक चेंज होता तो सबे मूव्स भी चेंज होते रहते थे। आज के इस डांस ने धर्म मचा दी थी सबके दिलों में। वहाँ बैठी भीड़ एक ही जोश के साथ उठ खड़ी हुई थी। माइथली की अदा देखने लायक थी। आज सबके दिलों में वो अपनी छाप छोड़ चुकी थी। ये इस फंक्शन का लास्ट सोनक था तो रंगत आ चुकी थी इस सोनक से। जो लोग बोर हो चुके थे उनके फेस पर स्माइल थी और तालियों से सारा हॉल गुंज गया था। और यही इस फंक्शन का दी एंड भी। पर ये सोनक एंजॉय सबने किया था। जो कुछ भी हो आज का ये एनुअल डे सबको याद रहने वाला था। आई भीड़ में भी कोई ऐसा नहीं था जो खुद को इस सोनक पर थिरकने से रोक पा रहा था। ये शो खत्म होने के बाद सब लोग घर के लिए निकल गए थे। वही ममता पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी जो माइथली समझ ही नहीं पाए। ऐसे ही करीब 1 महीना निकल गया। माइथली के पूरे एग्जाम खत्म हो चुके थे। ममता भी वही थी जो अब अपने साथ माइथली को लेकर जाने वाली थी। दोनों में सबसे ज़्यादा नटखट थी वो थी माइथली जो लाडली भी थी। अपने माँ और पापा की जितनी लाडली माइथली थी उतनी कोई और भी नहीं था। ममता भी नहीं।
ममता को पैसे पावर से ज्यादा लगाव था। दोनों बहनों में से सबसे काबिल मैत्री थी। जो बात ममता को हजम नहीं हो रही थी वो घर वालों को मनाकर खुद के साथ ले चली। वही मैत्री भी जाना चाहती थी। उसे इंटरेस्ट तो था मॉडल बनने में, इसलिए उसने भी घर पर तकादा लगा दिया था वो दी के साथ ही जाएगी मुंबई। इसी चक्कर में उसने 2 दिनों तक खाना भी नहीं खाया था। और आज का दिन था। दोनों बहनें चल पड़ी थी। विरपात से 10 मीटर दूर वहां से ट्रेन जंक्शन था। वहीं से सुबह 10 बजे की ट्रेन थी मुंबई के लिए। दोनों भी चल पड़ी। मुंबई के पास जाते जाते पता नहीं क्या हुआ और ममता ने _ 4 मंथ अगो आवर्तन हॉस्पिटल लंदन सिडनी। 1 महीने बाद हर जगह बॉडीगार्ड्स ही खड़े थे। ओबरॉय फैमिली से बच के साथ सारा हॉस्पिटल उनके ही अंडर ऑब्जर्वेशन में था। ओबरॉय परिवार के सारे लोग थे यहाँ, बस हर्ष ओबरॉय को छोड़कर। एक लड़की जो हरे गाउन में लेटी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी दी प्लीज प्लीज मुझे _ और वो उठकर बैठ गई थी। उसके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। पास में खड़ी नर्स तो इतना डर चुकी थी वो लगभग बेहोश हो चुकी थी और दूसरी के हाथों को बेड पर लेटी लड़की ने पकड़ कर रखा था, क्योंकि उन लोगों ने उसे लगभग मरा हुआ ही मान लिया था। ये लड़की करीब 1 महीने से यहाँ थी, पर उसकी बॉडी में जान ना के बराबर थी। बाहर से जो भी लोग डॉक्टर खड़े थे वो लोग अंदर आ चुके थे। सामने बेड पर लेटी लड़की को ही देख रहे थे। पूरे हॉस्पिटल में इसी बात की चर्चा हो रही थी। एक औरत जो करीब 55 की उम्र की थी वो बोल पड़ी आस्था क्या तुम ठीक तो हो ना बहू, तुम ठीक हो? बेड पर बैठी लड़की कभी खुद को तो कभी सामने खड़े इतने लोगों को ही देख रही थी। ये लोग थे कौन जो उसे आस्था कह रहे थे? वो कहा थी _ उसकी नज़रों ने सारे हॉस्पिटल रूम का मुआयना शुरू कर दिया था। आहुति ओबरॉय अंदर आते हुए _ सब लोग बाहर जाओ, हमें बहू से बात करनी है। बेड पर बैठी मैत्री शोकड होकर क्या बहू और मैं कब बनी? ये लोग कौन है? इतने सारे लोग हैं कौन? पर वही डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं मिस ओबरॉय आप बात नहीं कर सकती, ये एक चमत्कार से कम नहीं है। पर आपको ध्यान रखना होगा करीब 1 महीने इनका दिमाग बंद था तो ये सब कुछ याद या बातें भी नहीं कर सकती। ये जो भी थी आपकी बहू या लड़की वो मर ही चुकी थी, पर ये तो गजब का चमत्कार है। आप लोग जब इंडिया से इन्हें यहाँ ले आए थे तो इनमें 5% भी बचने के असर नज़र नहीं आ रहे थे। पर ये _ सब हुआ कैसे हमारे भी समझ से परे है। पर ये केस मेरी लाइफ में पहली बार थी। मेरे डॉक्टर की करियर के 25 साल में ये केस पहला ही है। आहुति ओबरॉय भी थोड़ी खुश थी। आस्था को होश आया देख _ वो सोच रही थी कहीं एक मासूम की जिंदगी उन लोगों ने खराब तो नहीं कर दी थी। ये सब कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं था, और जब तक वो खुद बता ना दे वो कभी भी नहीं पता होगा। वही मैत्री की हालत खराब थी। ये लोग हैं कौन और वो लंदन में यहाँ क्या कर रही है? वो यही कैसे आ गई? कई सारे सवाल मैत्री के सामने खड़े थे। उसने आईने में खुद को देखा, वो तो वही थी ना। फेस बदला, इन सब में बस बाल बड़े हो गए थे। इतने लंबे बालों से हमेशा से ही पंसद थे, पर उसके बाल कभी भी बढ़ते थे ही नहीं थे। आहुति ओबरॉय ने डॉक्टर को और भी सारे टेस्ट करने के लिए कह दिया और कब वो अपनी बहू को यहाँ से लोग जा सकते हैं ये पूछने के लिए कहा था। सम्राट ओबरॉय अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल के अंदर आते हुए मां आहुति ओबरॉय ने पलट कर देखा, उनके फेस पर गुस्सा था। उन्होंने उन दोनों को भी अंदर नहीं जाने दिया और हाथ पकड़कर वही पास के रूम में ले गई। दोनों भी लोग सर नीचे कर उनकी बातें सुनने लगा थे। आहुति ओबरॉय, सम्राट क्या है ये सब? बहू की शादी को 1 महीना हो गया और वो लड़का शादी के दूसरे दिन से घर से चला गया है। ये क्या है? मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं तुम्हें? फिर अवंतिका ओबरॉय की ओर देखकर, अवंतिका तुम्हें तो पता होगा आपका लाडला कहाँ है? अवंतिका जी भी सर नीचे कर खड़ी थी। सच में वो जानती थी हर्ष है कहा, और उसे वहां से भाग जाने में मदद भी तो उन्होंने ही की थी। पर अपने सास के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। सब लोग ससुर से ज्यादा सास से डरती थी। रमेश ओबरॉय अंदर आते हुए, बस करो आहुति, वो मिल गया, हमने भेज दिया है विश्वा को उसे लेने। अब हम भी देखते हैं कैसे बात काटता है। हमारी पूरे 2 महीने हो गए हैं उसे यहाँ से गए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विरपाट में सुमित्रा जी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी लाडली बेटी 2 महीने पहले गई, पर आज इतने दिन हो गए पर उसका कॉल नहीं आया, और वो कभी भी कॉल किए बिना नहीं रहती है। वही वो बड़ी बेटी तो अकेली ही आ गई थी कल सुबह ही, जो आकर कहने लगी मैत्री तो 1 महीने पहले ही निकल गई थी, उसने खुद उसे बिठा दिया था। ट्रेन से खुद भी शोकड एक्सप्रेशन के साथ पूछताछ करने लगी और बेहोश भी हो गई थी। अब माँ बाप गई लड़की को देखते या जो सामने खड़ी उसे, तो सबने ममता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वही अब ममता ने मैत्री के खिलाफ जो भी दिल में आए वो बताना शुरू कर दिया था। उसका चक्कर किसी लड़के साथ था, वो उसके साथ बाहर जाती थी, जो मन में आए वो बोल देती थी और बोलने लगी थी। वही सबके दिल में मैत्री के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत पैदा कर दी थी। पर सच तो बस वही जानती थी और दूसरी थी वो खुद मैत्री। लंदन मैत्री शोकड होकर अपने ही ख्यालों में थी, यहाँ से भाग जाने क्या, यही वो सोच रही थी।
कैसे भागे ये लोग हैं कौन और ये आस्था कौन, वो यहाँ कैसी आई, वो भी वीरपाट से सीधे लंदन, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में थे, पर सामने खड़े लोग बहुत ही ज़्यादा वेलमेना थे। वो लोग बड़े घर के लग रहे थे। मैत्री खुद से ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरी शादी हो चुकी है और मुझे ही पता नहीं है। दूसरी तरफ वीरपाट, करीब 1 घंटा बीत चुका था। ममता वैसी ही लेटी थी, उसके साइड 2 नर्स खड़ी थी जो उसकी हेल्प कर रही थी। अभी एक तो बाहर चली गई थी सबको ये बताने के उसे शौक लगा है जो भी हुआ उस बात का। 5 दादी और बाकी लोगों के बाहर जाने के बाद कब से आंखें बंद कर सोच रही लड़की उठकर बैठ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या है, वो इतनी दूर कैसी आ गई थी, वो है कौन, आस्था या मैत्री अंडरस्को, क्या कन्फ्यूजन है यार, क्या मेरी शक्ल किसी और से भी मिलती है क्या। चुप रहे, वो मैत्री कहा थी उसके तो रगड़ में बसा था, गुंगे को भी बोलना सिखा दे। दूसरे रूम में रमेश ओबरॉय भी छड़ी के सहारे आ गए थे और वो अपने बहू और बेटे को ही देख रहे थे। पर उनके वो शब्द सुनते ही सम्राट ओबरॉय की बीवी एकदम से, उसे कुछ मत करना, वो ये शादी नहीं करना चाहता था, उसे वो लड़की पसंद नहीं थी। अंडरस्को पर आप लोग के फोर्स की वजह से वो चुप रहा। अंडरस्को रमेश ओबरॉय फ्लो पर छड़ी पटकर, बस बहू बस आपको हमने बेटी की तरह देखा था, पर आप ही दूसरी लड़की के साथ इस तरह पेश आ गई। वो लड़की स्ट्रेस की वजह से वश हादसा हुआ, आपको उसे वहाँ उतनी भीड़ में जाना नहीं चाहिए था। पंडित ने पता था ना क्या कहा था, उसे भीड़ भाड़ से दूर रखना है, टर आपने फिर भी वही किया। देखिए क्या हो गया, आज वो लड़की करीब 1 महीने कोमा में रहने के बाद वापस आई। कल तक होश नहीं आता तो शायद उसे डॉक्टर मरा हुआ ही करार कर देते, तो हम क्या करते, किसी मासूम की मौत का कलहक अपने माथे पर लेकर मरते। आप लोग को क्यों किसी से भी लेना देना नहीं है। अब मेरी आखिरी बात सुनकर लीजिए, आप लोग आने वाले 2 अविनाश के अंदर वो मुझे घर पर चाहिए, वो भी अपनी पत्नी के साथ, नहीं तो उसे कहना रेडी रहना। ओबरॉय इंडस्ट्रीज और परिवार का नाम कभी भी वो अपने नाम के आगे इस्तेमाल नहीं करेगा, ये उसे बता देना। फिर आहुति ओबरॉय का हाथ पकड़कर बाहर चले गए थे। सम्राट ओबरॉय बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह खड़े रहे थे। वही वो अपने पति से, चलिए। सम्राट ओबरॉय एक नज़र उनको देखा, फिर अपनी बीवी से, चलिए पहले बहू से मिल लेते हैं। तो उनकी पत्नी अवंतिका जी अंडरस्को, ना ही वो मेरी बहू है ना मेरे बेटे की बीवी, समझे आप। पता नहीं किस लड़की को लेकर आए और मेरे बेटे के गले में बांध दिया जो किसी गुगे की तरह रहती है, थोड़ी भी चंचलता है उसमें, बिल्कुल भी नहीं, किसी जिदा लाश की तरह रहती है जिसमें जान ना हो, ऐसी लड़की मेरे एकलौते बेटे के गले में बांध दी। अंडरस्को वो भी किसके कहने पर, उस महागुरु के, उसके कहने पर मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी। उन लोगों ने कैसी लड़की को उठाकर लेकर आए ये लोग, पर उनकी बोलने की हिम्मत अपने सास ससुर के सामने नहीं थी, इसलिए अपनी भड़ास वो सम्राट जी पर निकाल रही थी। दूसरी तरफ सिंगापुर मेरा क्लब, आज भी वही सब लोग बैठे ड्रिंक कॉकटेल कर रहे थे। आज भी हर्ष के साथ एक लड़की थी। हर्ष की शादी घरवालों के सामने ही गुपचुप जो हुई थी, इसलिए किसी को भी आज तक 2 महीने बाद भी पता नहीं था वो शादीशुदा है। तो वो वही अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो पास में बैठी लड़की उसकी चेस्ट पर तक कभी पीठ पर हाथ फेर रही थी। ये लड़की भी खूबसूरत थी। वही हर्ष को क्लब के अंदर आता विश्वा दिखाई दिया जो उसके दादाजी का सबसे काबिल और वफादार था। उसने उस लड़की को साइड कर खड़ा होकर, आप यहाँ क्या कोई बात थी। विश्वा जी ने आज़ादी देखा तो हर्ष को समझते देर नहीं लगी, वो अकेले में बात करना चाहते हैं। विश्वास ने एक लेटर लेकर हर्ष के हाथों में देकर कहा कि तक इसका जवाब देना है। हाँ है तो आप कल ओबरॉय मैंशन आ जाना, वो भी अपने बग के साथ, नहीं तो आगे की भी वही लिखा है वो सब कर देना। ये रमेश ओबरॉय का लास्ट मैसेज होगा आपके लिए। फिर एक फ़ोन हर्ष की ओर कर दिया और कहा यहाँ देखिए। हर्ष ने देखा एक लड़की बिस्तर पर लेटी थी और उसने हॉस्पिटल के कपड़े ही पहन रखे थे। हर्ष एकदम से, इसे क्या हुआ है। विश्वा वो उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो आपकी मॉम के साथ मार्केट गई थी तब ये सब हुआ। करीब 1 महीना वो कोमा में थी, कल ही होश आया है उन्हें। यहाँ डॉक्टर ने उनके बचने के कम चांस से इसे बताए थे, तो बड़े सर ने उन्हें लंदन भेज दिया था। वहाँ भी वही हालत थी, पर आज वो अच्छी है। कल वो लोग सुबह ही वापस आ जाएंगे इंडिया, तो सर ने आपको भी वहाँ बुला लिया है, बाकी आप जाने क्या करना है। फिर अपनी टीम के साथ चला गया। वही हर्ष ओबरॉय बस कभी उसी लड़की को गुस्से से घूर रहा था, जिसे ना चलने का ढंग था ना रहने का। ये उसकी वाइफ बनने लायक कहीं से भी नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद इसे वहाँ से कैसे निकाल दे, यही सोचने होगा। पहले ओबरॉय मैंशन जाना होगा। उसने एक बार अपने दोस्तों की ओर देखा और बाहर की ओर चला गया। किसी कभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये हो क्या रहा है। ये लोग आए, फिर हर्ष को साइड लेकर चले गए। फिर पता नहीं क्या बात हुई उनमें, नहीं पता। जो किसी का नहीं सुनता वो एकदम से ये पार्टी ही बीच में छोड़ गया था। ये था सिंगापुर का फेमस क्लब जो हर्ष का सबसे फेवरेट था, इसलिए वो यहाँ आया करता था। पर पिछले 2 महीनों से वो वही रुका हुआ था। हर्ष बाहर आते ही अपना फ़ोन ऑन कर कॉल कर, मोम ये सब है क्या, कब हुआ ये सब, आपको क्या ज़रूरत थी उस जाहिल को बाहर ले जाने की, और डेड ने कैसे ले जाने दिया।
ये दादू का वो पालतू भी आया था, उसने वार्निंग दी है। तो उधर से अवंतिका जी, हाँ चुप कर अभी, और पहला पुराने ओबरॉय मेंशन आ जा, नहीं तो पता नहीं ये लोग कल के बाद तुझे इंडस्ट्रीज ही नहीं ओबरॉय खानदान का नाम भी इस्तेमाल करने से मना किया है। तो अभी के लिए बाकी का हम बाद में देख लेंगे। मुझे लगा था वो मर जाएगी, पर नहीं, ये लोग पता नहीं वहाँ कैसे आ गए और उसे यहाँ लंदन ले आए। वैसे भी कल तक तो इसे मरा हुआ कहन ही वाला थे, पर देखो आज ही उसे उठना था। डायन कही कि जो मेरे ही बेटे के पीछे पड़ी है। अवंतिका जी की नज़रें ऐसे ही अपने पीछे गई तो उनके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। कौन होगा वहाँ? 6 ओबरॉय मैंशन में माइथ्री का आस्था बनकर आना। पूरा दिन निकल गया पर माइथ्री को कोई रास्ता नहीं मिला। जब उसे पता चला वो इंडिया में तो है ही नहीं, तो अब कैसे जाए यहाँ से वापस? इन लोगों से क्या कहेगी वो कि मैं कौन हूँ और आप कौन है? कहीं वो किसी और की जगह ना आए हो। इन लोगों को पता चला तो ये लोग उसे पकड़कर जेल ना भेज दे। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा था। खुद को आईने में बार बार देखने के बाद उसे ये समझ नहीं आया था वो बिल्कुल पहले की तरह थी, पर ये लंबे बाल कैसे जो कभी बदते थे ही नहीं। उसकी सर पर बंदी पट्टी को देखकर वो भी चौंक गई थी। क्या वो गिरी नहीं थी? पर यहाँ तो बस सर पर ही चोट है, बाकी जगह तो बस खरोच ही है। वो इसलिए उसे आस्था की मेमोरी याद नहीं थी क्योंकि दिमाग में उसके कलोट हो गया था, जिस वजह से वो पहली सारी यादें भूल गई। पर सबसे बड़ा चमत्कार ये था वो अपनी मैथमी की कुछ भी याद नहीं भूली अंडिस को। अब इतने बड़े लोगों से क्या कहेगी वो नहीं जो वो लोग समझ रहे हैं, वो है जो ये लोग उसे नहीं जानते। पर करे क्या, किसे बोलेगी वो? यहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं था। सब के सब ऐसे जो किसी राजा महाराजा के घर के महंगे कपड़े पहने थे। उन लोगों ने वही बॉडीगार्ड्स खड़े तो थे, पर उन्हें क्या कहेगी वो तो नजर ऊपर देख भी नहीं रहे थे, जैसे वो कोई महारानी थी। वो सारे लोग उसके नौकर। ये बड़ा अजीब लग रहा था उसे। हर थोड़े वक्त में उसके पास 2 लोग आते ही थे, कुछ चाहिए या कहीं जाना है, क्या खाना है, सब कुछ एक ही जगह पर। ना उठने का टेंशन, ना कहीं और जाने की जरूरत, ना उसकी माँ की तरह शोर शराबा। एक पल अपनी माँ की याद आते ही उसके फेस पर स्माइल थी। वही आहूत ओबरॉय तो बड़े ध्यान से माइथ्री को ही देख ही रही थी, जैसे उन्होंने अलग देखा हो। पहले वो शादसी लड़की जिसके मुंह पर जुट भी रेग जाए तो वो उसे हटाए भी ना, पर अभी की ये आस्था सच में आस्था थी, जिसकी आंखों में हिरनी की तरह चंचलता और बातों में किसी चालाक लोमड़ी की तरह बोली। जो वो इस जन्म में सीख गई, तब ऐसी ही होशियार होती तो वो आज यहाँ नहीं होती। यही बात सबको आकर्षित कर रही थी। पहली भी लड़की इसी तरह साड़ी ही पहनती थी या कोई भी अलग ड्रेस, पर उसमें जैसे जानना के बराबर ही थी। पर आज जब उसने साड़ी पहनी तो किसी चंचल मोरनी की तरह लग रही थी। आज उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। वो नीली आंखों में कुछ तो अलग था। सबकी आंखें हॉस्पिटल से बाहर निकली लड़की पर ही थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जन्नत से आए अप्सरा। उसने पहने कपड़ों में भी जाना चुकी थी। आज उसका चलने का ढंग, बित करने का तरीका बदला हुआ था। होता भी क्यों नहीं, सच तो यही था, वो आस्था थी ही नहीं। आहुति ओबरॉय खुद में ही सोचने लगी थी, सच है क्या जो भी महागुरु ने कहा था? आज तो सच ही लग रहा है। 2 महीने पहले आहुति ओबरॉय मंदिर गई थी। आज पूजा के लिए सारा मंदिर परिसर उनकी ही निगरानी में लिया गया था, क्योंकि आज उनकी फैमिली पूजा के लिए आई थी। पूजा खत्म होने के बाद एक लड़की को उन्होंने देखा, आंखें नीली, बस बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे बहू बनाने के लिए ये कोई और उसे देखे भी। वही आ रहे महागुरु भी एक पल खड़े रहे, फिर स्माइल कर, देवी जी आप इसे बहू बना लीजिएगा। अब नहीं, पर बाद में इसका आपको लाभ होगा। इस लड़की की कुली बड़ी ही भाग्यशाली है। ये आपके घर आकर सारा घर खुशियों से भर देगी। पर हाँ, शुरुआत के दिन थोड़े कठिन हो गए, पर बाद में सब कुछ कुशल मंगल ही होगा, भरोसा रखिए। अपने उन ख्यालों से आहुति जी को रमेश जी ने सवाल कर पूछा, आहुति क्या सच में ये हमारी बहू ही है ना? ये लड़की इतनी अलग क्यों लग रही है? पहले की तरह नहीं है। आहुति जी स्माइल कर, साहब हमें भी नहीं पता, पर भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छे के लिए ही होगा। और स्माइल करने लगी। वही रमेश जी को कुछ ज़्यादा पता तो नहीं था, पर वो अपनी बीवी पर भरोसा करते थे। और हम भी आप पर भरोसा करते हैं। अपने हाथ उनके हाथों पर रखकर अपनी सहमति दर्शाई थी। आहुति ओबरॉय स्माइल कर बस वही फिर आस्था को देखने लगी थी। दूसरी तरफ उस नर्स की बात सुनकर तो सुमित्रा जी और जोर से रोने लगी थी। पहले ही एक लड़की ऐसी चली गई और दूसरी का ये हाल उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने उस रेडी डॉक्टर के पैर ही पकड़ लिए थे और उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी उनकी बच्ची को ठीक करने के लिए। रहे ममता की मैं इतनी गिड़गिड़ा रही थी और वो लड़की दो की उनको ऐसे किसी और के सामने झुकता देख फिर भी चुप ही रही। वही एक नस दूसरी से, क्या है इस लड़क का नाम, क्या लड़की जो अपनी माँ का दर्द भी नहीं समझी। एक थी वो घर से निकल ही गई, दूसरी है तो वो उनको माँ बाप कितने समझती भी है। टेंशन थे, पर लड़की देखो आराम से लेटी थी, जिसे कुछ भी लेना देना था ही पक पर। वही माँ बाप कितना रो रहे, बिल्कुल बिलख कर रो रहे हैं। पर अंदर बैठी लड़की कितनी सेफिश थी, ना किसी की भी वो केयर करना जानती थी। पर यूज अभी नहीं पता था जिस सच को वो ढूंढ रही है वो उसके अगले दर्द की वजह बनने वाला है। उंगली से दाहिनी और इशारा नेक्स्ट पार्ट में। सच, धोखा और बदला और भी गहरा होगा। 7